नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बच्चा लोग, आज हम इस वीडियो में आप सभी को सोशल साइंस के बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर आप लोगों को हर विषय में 95% यानी कि हर विषय में 90 और 95 प्लस नंबर लाना है तो आज से मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा उसको अच्छे से ज़्यादातर याद रखिएगा, क्योंकि बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस यानी कि बुक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से एकदम याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम आपका बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक साथ में कर देना, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, एक पहला हम वीडियो बता चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 42 तक बताए थे, ठीक है। तो बच्चा लोग हम 42 से स्टार्ट करेंगे। 42 नंबर आपका प्रश्न है कि मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका मतलब कि वक्तव्य है। यानी कि कहना है कि मुद्रा वह है जो जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन किसने कहा, यह कथन किसका है। तो बच्चा लोग याद रखना, ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्शल ने कहा था, आंसर होगा बी नंबर बच्चा लोग, ठीक है। बच्चा लोग आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चा लोग आप लोग आंसर ठीक लगाओगे, मेरे को पता है कि बहुत बच्चे को याद होगा। 1900 कितना होगा, 1935 ईस्वी में बच्चा लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। तो बच्चा लोग 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 ईस्वी में, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो 1904 ईस्वी में। बच्चा लोग, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना ताकि आप हमारे मेंबर बन सके। मैं आपको एग्जाम तक पूरा हेल्प करूँगा हर विषय में, ठीक है। जो भी हेल्प होगा पूरा हेल्प करेंगे, इसलिए आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑलरेडी मैंने आप लोग एक टेक्निक बताया था, बोले थे इस टेक्निक से आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहले आप 3 अंक लीजिएगा, 1 2 3। तो 1 को प्राथमिक क्षेत्र, 2 को द्वितीय क्षेत्र, 3 को तृतीय क्षेत्र, ठीक है। 3 को क्या बोलेंगे, तो हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, तो पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो कृषि क्षेत्र है आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा जो है वो बच्चा लोग आपका उद्योग क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि 2, और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सेवा क्षेत्र होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा 1 2 3, ठीक है। तो बच्चा लोग पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो बच्चा लोग यहाँ पर 45 का आपके सामने आंसर आपको खुद बता सकते हो। तो बच्चा लोग क्या होगा, सी नंबर होगा कि नहीं, उद्योग क्षेत्र, जिसको कभी कभी औद्योगिक भी दे देता है, ऐसे औद्योगिक भी दे देता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, औद्योगिक भी हो जाएगा, ठीक है। उसी को उद्योग भी बोलते हैं, ठीक है, उद्योग, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन आ गया 46 यानी कि 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन का इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो पूरे भारत में एक ही ऐसा राज्य है बिहार, जिसे हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा लोग आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये तो सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन है 47 यानी कि 47 नंबर, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई। तो बच्चा लोग यहाँ पर 47 यानी कि 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में, 1991 में, यानी कि 1991 ईस्वी में बच्चा लोग आपका नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, यही सब क्वेश्चन पूछता है आपके दिमाग में। यह क्वेश्चन मतलब जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सको। हम बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लड़के को पता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा कोका कोला। याद रखना, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था, तो कोका कोला को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। एक वीडियो को जरूर लाइक करना, मैं आपके लिए पूरा एग्जाम तक हेल्प करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 1-2 बार बताया था, बोले थे कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हॉलमार्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम 100% आंसर होगा हॉलमार्क, ठीक है। क्या होगा, हॉलमार्क, ठीक है। चलिए बच्चे लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब आपके बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है। जिला फॉर्म या फिर राष्ट्रीय आयोग या फिर राज्य आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 50 का आंसर होगा बी नंबर, राज्य आयोग में वो मतलब कि शिकायत दर्ज कर सकता है अपना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मौखिक बता देना है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका आंसर आप लोगों को मौखिक बताना है, कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। तो प्राणियों के शरीर में जल का कितना प्रतिशत मात्रा उपलब्ध है, यानी कि आपके शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, 60%, 65% या फिर 70% या फिर 95%। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे आपके शरीर का पार्ट्स है, आपके शरीर में कुछ ऐसे मतलब कि तत्व है जिसको आपको याद भी रखना होता है, ठीक है। देखिए बच्चे लोग इसका आंसर हम लोग बता देते हैं, 65%। देखिए आपको ऑप्शन में दिया है सी नंबर में, तो 65% होगा। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 65% होती है, ठीक है। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो बच्चा लोग यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम, ठीक है। याद रखना बच्चा लोग, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 kg यानी कि 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 kg का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि एक तरफ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर 53 यानी कि 53 का आंसर हम टिक लगाएंगे, गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वो सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, आधुनिक सभ्यता की बच्चा लोग क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। तो बच्चा लोग 54 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लोहा। क्या है बच्चा लोग, लोहा होगा। आधुनिक सभ्यता की जो रीढ़ क्या है ना, वो आपका लोहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर लोहा क्या है। देखिए लोहा को हम लोग Fe से संकेत करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है। लोहा धातु है, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में तो मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप लोग इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करना बिल्कुल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1992 यानी कि 1992 यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, देखिए कैसे घुमाकर पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी घुमाकर पूछता है, इसलिए मैं आपको सतर्क करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 55 का आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा था ना पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये क्वेश्चन केवल इतना ही क्वेश्चन एक पूछा था कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताए थे रियो डी जेनेरो में। लेकिन एक नया क्वेश्चन आ गया, कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में, यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा, लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा, सर मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लगा, या फिर सर अब इस विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। आप लोग का क्या मतलब कि कहना है, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। सब लोग एक एक कमेंट करिएगा, तभी तो देखेंगे कि किसका कैसा कमेंट आ रहा है, कौन कैसा कमेंट कर रहा है। सब लोग कमेंट करिएगा, जैसे आप हिंदी वाले वीडियो में कमेंट किए थे ना, बट सॉरी ठीक वैसे ही आप लोग भी इस वीडियो में भी कमेंट करना, ठीक है। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो 56 का आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चे लोग सिक्किम, ठीक है। देखिए बच्चे लोग 57 नंबर क्वेश्चन है, बलूत किस वन की विशेषता है, बलूत किस वन की विशेषता है। यही तो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन बारीकी से किताब का बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। बलूत किस वन की विशेषता है, तो याद रखना बच्चे लोग, आंसर होगा आपका ए नंबर पर्वतीय। क्या होगा, पर्वतीय, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग आपका 58 नंबर, भारत में कितने कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षा में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षा के 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है, 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो याद रखना बच्चे लोग 58 का आंसर होगा सी नंबर 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, चलिए बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। देखिए कर्नाटक का जो मुख्य रोपण फसल होता है, कर्नाटक का कहाँ का, तो कर्नाटक का तो कॉफ़ी होता है। ठीक है, कर्नाटक में जो रोपण फसल होता है वो कॉफ़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है। दक्षिण भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे, बी नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी कि दक्षिण भारत में सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ईख, यानी कि समझते हो ना ईख समझते हो ना आप, मतलब कि छोटे क्लास में पढ़े होंगे ईख। ठीक है, इससे क्या होता है, ईख होता है। ठीक है, जिससे चीनी और गन्ना प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। तो देखिए कृषि पर तो होगा नहीं, कृषि पर तो सीमेंट उद्योग आधारित होता नहीं है। तो 61 का तो आंसर कृषि कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और यहाँ पर उपभोक्ता भी कभी नहीं होगा। ठीक है, होगा तो क्या होगा, खनिज होगा। ठीक है, कि ये खनिज में चला जाएगा, सीमेंट किस उद्योग पर आधारित है, तो खनिज पर ये चला जाएगा। ठीक है, शायद तो यहाँ पर 61 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बस चलो अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। आधारभूत उद्योग नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है तो रेशम वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ये मतलब कि आधारभूत उद्योग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन में नहीं है रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो मत हो ना, ये मत बता देना इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। बहुत लोग पढ़ लेते इतना ही, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग, और यहाँ ये वाला पढ़ते ही नहीं है, बट उनका आंसर गलती हो जाता है, उसी कारण उनका आंसर गलती हो जाता है। ठीक है, तो 63 का हम लोग आंसर ठीक लगाएंगे, सी नंबर एल्युमिनियम उद्योग, ये आपका उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कागज़ उद्योग, कुटीर उद्योग, चीनी उद्योग, ये सभी उपभोक्ता उद्योग है, लेकिन एल्युमिनियम उद्योग जो है ना वो उपभोक्ता उद्योग के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए बच्चा लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नियंत्रण हानियों तथा दूरी को घटाता है। तो बच्चा लोग 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइप लाइन। क्या होगा बच्चा लोग, पाइप लाइन, सी नंबर। अब देखिए बच्चा लोग 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइप लाइन से नहीं जुड़ा है। पाइप लाइन से नहीं जुड़ा है, और बहुत लोग बताएंगे कि हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइप लाइन से जुड़ा है, तो क्वेश्चन तो गलती हो जाएगा, आप टिक लगाएंगे तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 65 का हम लोग बच्चा आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये सभी जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या होगा, विशाखापट्टनम जी, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 67 नंबर। क्वेश्चन है बच्चा लोग आपका 67 नंबर, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बच्चा लोग याद रखना जी, ये जो आपका कांवर झील है ना वो आपके बेगूसराय जिला में स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील बच्चा लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है बच्चा लोग। तो आप लोग आंसर क्या टिक लगाइएगा, देखिए तो क्या टिक लगाइएगा, तो यहाँ पर आपका 68 का आंसर क्या होगा, 68 का आंसर होगा सिनेमा बरौनी में। कहाँ पर है, तो बच्चा लोग बरौनी में स्थित है। ठीक है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग 69 नंबर क्वेश्चन है बच्चा लोग, किस नगर में कालीन तैयार होता है। किस नगर में कालीन तैयार होता है बच्चा लोग, तो 69 का आंसर होगा ए नंबर ओबरा। ठीक है, ओबरा में कालीन तैयार होता है। ठीक है,
अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है 70 नंबर 2001 ईस्वी में यानी कि 201 यानी कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगण्य आबादी, बिहार की पूछा जा रहा है, भारत की नहीं, ये नहीं तो भारत पर टिक मत लगाना। देखिए बच्चा लोग 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगण्य आबादी की कितना है, तो बच्चा लोग 70 का आंसर टिक लगाना, सी नंबर 10.5%। ठीक है, चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊंचाऊच प्रदर्शन के लिए हेसियन विधि का विकास किसने किया था। ऊंचाऊच प्रदर्शन के लिए हेसियन विधि का विकास किसने किया था, बच्चा लोग आंसर होगा लेहमान ने किया था, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, कई बार देखे हैं। और अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चा लोग ये तो पूरे भारत का एक बच्चा को याद होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत के जितने भी छोटे बच्चे होंगे उन सबको याद होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, याद होगा बहुत लोगों को याद नहीं होगा, मानिए मेरी बात, ठीक है, वो भी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है बच्चा लोग, इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में तो काफ़ी ज़्यादा डाउट है, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, इनमें से कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल, हवेल, कछुआ, डॉल्फिन। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग इसका आंसर क्या दोगे। एक्चुअली में देखिए बहुत लोग डॉल्फिन भी देते हैं, कछुआ भी देते हैं, हवेल भी देते हैं, घड़ियाल भी देते हैं, लेकिन देखते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर कमेंट आता है। ऑलरेडी इसका आंसर मैं आपको पिन करके बता दूंगा कमेंट में, ठीक है, लेकिन आप पहले बताइए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, तट रेखा से कितनी किमी तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 नैनोमीटर। क्या होगा बच्चा लोग, 200 नैनोमीटर। आंसर होगा बी नंबर बच्चा लोग 75 का। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। देखिए मानव जनित आपदा का मतलब समझिए, जो मानव के द्वारा किया गया, जैसे महामारी, कहीं भी महामारी होती है तो मानव के द्वारा ही होती है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही फैलाया जाता है, सांप्रदायिक दंगे भी जो होती है वो मानव के द्वारा ही की जाती है। इसका मतलब कि ए बी सी तीनों हो जाएगा मानव जनित आपदा। तो आंसर क्या होगा बच्चा लोग, डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे को बाढ़ क्या है। देखिए बाढ़ क्या है, तो बाढ़ तो मानव जनित आपदा नहीं होगा, क्योंकि ये बाढ़ जो आती है वो मानव के द्वारा थोड़ी ना आती है, बाढ़ अपने आप आती है, बाढ़ आती है तो किसी को बताकर नहीं आती है। तो आंसर क्या होगा, प्राकृतिक आपदा, वो प्राकृतिक का देन है। ठीक है, अगर पूछे कि बाढ़ क्या है एग्जाम में, तो आप लोग बता देना बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आता है, और बाढ़ आता है तो पशुओं, घरों और साथ में मतलब कि लोगों को मतलब कि बर्बाद करते चला जाता है, फसलों को भी बर्बाद कर देता है, घरों को भी, पशु पक्षियों को भी बर्बाद कर देता है। यही सब आपको अपने भाषा में लिखना है। आप खुद जानते हैं कि आपके यहाँ बाढ़ आता है तो क्या तबाही होता है, अगर आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो क्या क्या तबाही होगा, उसी के बारे में तो आपको लिखना है। ऑलरेडी एग्जाम में पूछता है 2 नंबर के लिए, कभी कभी 5 नंबर के लिए, तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो वही तो सब लिखना है। चलिए बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है भूकंप से। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहली तरंग होती है ना, पहली तरंग पहुंचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पी तरंग के नाम से जानते हैं, पी रे। ठीक है, पी रे हो जाएगा। ठीक है, पी तरंग यानी कि पी किरण यानी कि पी तरंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पी तरंग। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए अगला क्वेश्चन 79 यानी कि 79 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर आपके यहाँ किसी का देह मतलब कि शरीर जल गया हो, देह जल गया हो, तो अगर आप वहाँ पर है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मतलब कि शरीर जल रहा है तो आप क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे या फिर गर्म पानी डालेंगे या फिर अस्पताल पहुँचाना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास मात्र 3 ही ऑप्शन है, ए बी सी और डी, तो इनमें से कोई नहीं दिया। देखिए तो वहाँ पर तो आप एक तो उसका शरीर जल रहा है तो आप उसमें गर्म पानी तो डालेंगे नहीं। दूसरा की बात है कि उस समय आप इतना जल्दी अकेले कैसे चले जाइएगा अस्पताल लेकर जाइएगा, तब तक तो पूरा आग से वो जलकर मर गया होगा। लेकिन अगर उस समय आप ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देंगे तो उसके शरीर जो जल रहा होगा वो जल से मतलब कि जलने से बच जाएगा, पूरी आग बुझ जाएगी। ठीक है, जिससे उसको कोई
परेशानी भी नहीं होगी। ऐसा आपको पता है ना, जब भी अगर मतलब कि किसी भी मतलब कि अगर आपके शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी मतलब कि जलने का अनुभव हो, जैसे कि गर्म चीज़ से आपका शरीर सट जाए, तो आप कोलगेट यानी कि ठंडा जो भी कोलगेट लगाते हो ना, कोलगेट क्या होता है ठंडा कर देता है, जिसके चलते ऊपर के जो फेफड़ा फैलता है ना, जिससे कि झलका हो जाता है, वो नहीं होता है। ठीक है, उसी कारण वो मतलब कि वहाँ पर हम लोग ये सब करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों का, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार बाधित होने का मुख्य कारण है, तो बच्चा लोग केबल का टूट जाना, यही आपका सही उत्तर है, केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर बच्चा लोग केबल का टूट जाना। ठीक है, तो बच्चा लोग मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपके बुक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अगर सच में ये क्वेश्चन और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक एक कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है।